नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, दिल्ली में चुनाव का मौसम है और कांग्रेस वो जो 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी पैरवी करने के लिए कि उसको हटाया ना जाए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कैसे देखा जाए इस मामले को? मैं देखिए अंजू जी इसी बात का तो इंतजार कर रहा था कि इतने दिनों से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की कहानी चल रही है और कांग्रेस परिदृश्य से गायब क्यों है। भाई जिसने अपनी एक कहें नाजायज औलाद, सीधे मैं कह रहा हूं इलीगल चाइल्ड, इलिजिटिमेट चाइल्ड, जो उसको पैदा किया है वो तो आएगा ना बाप बन करके कि मेरी संतान है। तो कांग्रेस तो आनी ही थी। इतना देर उसने इंतजार कर लिया, यही क्या कम है। और सबसे बड़ी चीज सोचिए, जो पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, जब देश सनातन के महाकुंभ की बात कर रहा है, प्रदेश सनातन के महाकुंभ की बात कर रहा है, तब कांग्रेस पार्टी 80% आबादी को छोड़ करके 20% आबादी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहेगी कि ईवीएम खराब है। आप 80% आबादी जो महाकुंभ में एक दिन में 3.5 करोड़ डुबकी लगा रही है, देसी विदेशी यहूदी ईसाई सभी लगा रहे हैं, उस सनातन को गाली देने वाले लोगों के साथ जब आप खड़े होते हो और कहते हो कि भाई हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मेरा किया हुआ है जी, खुद ही आ गए एक्सेप्ट करने के लिए, तो ईवीएम ऐसे ही हैक होती है। और मैं आगे की बात बताऊं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक्ट है और कांग्रेस बड़े छाती ठोक के कह रही है कि यह एक्ट अगर नहीं आया होता तो देश के कम्युनल हार्मोनी को खतरा है, इसको अगर चैलेंज किया गया तो देश में शांति व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने एक्ट पास कर दिया तो क्या 92 का मस्जिद वाला दंगा खत्म हो गया? हुआ ना? गोधरा हुआ ना? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होते ही हुआ ना? गुजरात में जो दंगे हुए वो भी तो हुए ना? कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वगैरह से नहीं होता है दंगा। दंगा एक गंदी मानसिकता से होता है, और जब उस मानसिकता के प्रति प्रतिक्रिया भी होती है तब होता है। दोनों तरफ से होता है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता है, लेकिन जब एक गंदी मानसिकता आती है तो उसको सबक सिखाने के लिए कुछ देर तक ही बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। अगर 57 लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया होता गोधरा में, तो क्या गुजरात में दंगे होते? नहीं बिल्कुल नहीं होते। आप वर्शिप एक्ट को आप ये बना रहे हैं कि भाई इस देश के सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा हानि हो जाएगा। अरे भैया, सेकुलरिज्म देश कभी था ही नहीं सेकुलर। आपने सेकुलर जैसी चीज संविधान के अंदर संविधान का कत्ल करके घुसाया है इमरजेंसी में। सेकुलरिज्म वाज नेवर ए पार्ट ऑफ ए मैटर। पार्लियामेंट्री डिबेट में हुआ, जब संविधान सभा में डिबेट चल रहा था तो हुआ कि क्या सेकुलरिज्म रखा जाए। तो देश की हमारी सनातन संस्कृति और कल्चर जो 5000 10,000 साल पुरानी है, उसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया नहीं जी, सेकुलरिज्म नहीं रखा जाएगा। और इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ सेकुलरिज्म लाने का? जब लगा कि अपनी गद्दी खतरे में आ रही है। और क्या किया? एक नाजायज काम किया। 5 साल की लोकसभा थी, उसको 1 साल बढ़ा लिया, उसमें वो 42वां संविधान संशोधन लेके आ गए। मतलब पहली बात तो शादी ही नहीं की, दूसरी बात कांग्रेस लिविंग रिलेशनशिप में रही, और उसमें इन्होंने सेकुलरिज्म जैसा बच्चा पैदा किया। तो मतलब सेकुलरिज्म पैदा करने का लेजिटिमेट राइट ही नहीं था। अगर हम बात करें सेकुलरिज्म का, तो सेकुलरिज्म इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर ये चीज नहीं होती तो हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पे ही हनुमान जी नहीं होते। हमारे जो सारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, लोक निगम हैं, सबके सूक्त वाक्य जो है संस्कृत में है, और कांग्रेस के समय से ही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी आ गई, संघ आ गई। नेहरू जी के समय ही 52 62 में जितनी भी इंडस्ट्री बनी, सबका आप नाम देखिए, सूक्त वाक्य देखिए। LIC आई, अहर्निशम सेवा में। जितने विश्वविद्यालय बने उनके नाम सब संस्कृत के सूक्ति दिए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय तो भाई कम्युनल हो जाना चाहिए था। विद्या धृति निष्ठम, क्या उसका लोगो, सुप्रीम कोर्ट का यतो धर्मस्तुतो जय। तो भाई हिंदी छोड़िए, संस्कृत के नाम डाले गए। तो क्या जब देश की स्थापना कर रहे थे तो इन सब चीजों को समझना चाहिए कि अगर संस्कृत को महत्व दिया गया तो मतलब संस्कृत वाज पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज।
और जब संस्कृत को कहा जाता है तो ऋषि परंपरा, हमारे वेद, हमारे पुराण, ये सब हमारी संस्कृति के हिस्सा हैं। और अगर आपको याद हो, जब राम की प्राण प्रतिष्ठा के अयोध्या में बात चल रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? राम राष्ट्र हैं, इस राष्ट्र की पहचान है राम, राम ही सब कुछ है। उन्होंने बहुत लंबा राम पे व्याख्यान दिया था जी जी। तो क्या आप नेहरू को गलत ठहरा सकते हैं? क्या आप पटेल को गलत ठहरा सकते हैं? क्या आप राजेंद्र प्रसाद को गलत ठहरा सकते हैं? क्या जब सरकार के द्वारा सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया तो उसको गलत ठहरा सकते हैं? आखिर क्यों सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया? क्योंकि सोमनाथ मंदिर भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला था। अगर सोमनाथ का लूटा हुआ मंदिर की पुनर्स्थापना भारतीय संस्कृति है तो 500 वर्षों बाद अयोध्या में राम मंदिर बनना भी उसी का पुनर्जागरण है। और यह सब चीजें जो है कांग्रेस समझ नहीं पा रही है और अपने ही इल्लीगल एक्ट को ताली पीट करके बताने आ गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी अंजू जी। नहीं, पर अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी, तो आपको क्या लग रहा है? पहले भी तो बहुत सारी याचिकाएं वहां पर दायर है, ओवैसी ने भी तो डाल रखी है और भी बहुत से लोगों ने इसके पक्ष में डाल रखी है, तो कांग्रेस के आ जाने से फर्क क्या पड़ेगा? अभी तो केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करना है ना, 12 तारीख को तो सुनवाई हुई है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वक्त कांग्रेस की एंट्री का मतलब क्या है? दिल्ली चुनाव। एग्जैक्टली दिस इज द रीजन। और कोई कारण नहीं हो सकता है, नहीं तो अचानक से कूद पड़ने का क्या मतलब है, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लगाई है, यहाँ पे हमको भी सुना जाए। अच्छा। पहली बार इस मामले में कोई पॉलिटिकल पार्टी आई है। आप अश्विनी उपाध्याय जी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस केस को दाखिल किए हुए हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी का लिटिगेशन है। आपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को नहीं कहते सुना है कि यह हमारे द्वारा किया गया केस है। और अश्विनी उपाध्याय जी पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, सैकड़ों केस उन्होंने डाले हुए हैं और सारे व्यक्तिगत तौर पे डाले हैं, कोई भी पार्टी से उसका लेना देना नहीं है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भी अगर कांग्रेस सामने आई है तो इस बात को मान के चलना चाहिए कि यह हिंदू विरोधी होने का सर्टिफिकेट अपने गले में टांग रही है कि भाई हम सबसे बड़े विरोधी हैं। भाई हैदराबाद वाला भूखे भूखे कांग्रेस क्यों भूख रही है? हैदराबाद वाले को सिर्फ हैदराबाद तक ही चाहिए और उसके 2-4 विधायक अगर बिहार में जीत भी जाएंगे तो पाला बदल के फिर लालू यादव की पार्टी या किसी में जाके मिल जाएंगे। लेकिन आप तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको तो ये ध्यान देना चाहिए कि आपको 80% को ध्यान में रखना है कि 20% को। और फिर कल को जब मतदान के रूप में वो नतीजे आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ईवीएम जी खराब हो गई। तो जनता इन सब चीजों को समझ रही है। पर एक चीज और है संदीप जी की, कांग्रेस पार्टी इस वक्त दिल्ली में बड़ी लेट एंट्री मारी है चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने, और इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए हैं अरविंद केजरीवाल, और उनका जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है मुसलमानों का, दलितों का, जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक होता था। तो इस वक्त लग रहा है कांग्रेस को कि हम उसमें सेंधमारी कर लें, वापस से अपना वोट बैंक हासिल कर लें, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहली जो रैली कहाँ की, सीलमपुरी में की। 50% से ज्यादा मुसलमान वहां बसते हैं, तो शायद इसी के लिए कहीं अंदर खाने मंथन किया गया होगा कि बहुत अच्छा टाइम है, पहुंच जाओ इस कानून को लेकर। लेकिन सर, इस कानून के साथ तो बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई है ना कि हिंदुओं को तो अधिकार ही नहीं है अपने जो उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनकी असलियत जानने का। ये तो उनका मुंह बंद करने का हथियार कांग्रेस ने उस वक्त हाथ में ले लिया था। तो फिर तो कांग्रेस, आप सही कह रही कि 80% के तो खिलाफ है। मेरे जहन में एक बात आती है, जब आप इस विषय पे डिबेट करते हैं तो मैं भी मंथन कर रहा था कि मान लीजिए एक कानून मैं अभी आज पास कर दूं, आज ही पास कर दूं कि आज तारीख फला फला, और खाकी वर्दी में, मतलब खाकी के कलर में जो कोई कपड़ा पहना रहेगा उसके पुलिस पे होने में शक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब है कि कोई भी दुकान पे जाएगा, खाकी का कपड़ा सिलवा लेगा, चाहे वहां यहां टैग लगवा ले, चाहे यहां पे लगवा ले, चाहे यहां लगवा ले, और हवाई चप्पल में निकल जाए या नीचे ट्राउजर पहन के निकल जाए, ऊपर खाकी की एक शर्ट डाल करके, उस सभी को पुलिस वाला मान लिया जाएगा? मैं इस छोटे से सवाल को पूछ रहा हूं आम जनता के लिए कि अगर इस तरह का हो तो सवाल तो ये उठेगा ना कि चलिए मान लिया कि आज की तारीख से कोई खाकी वाला जो होगा उसको पुलिस वाला मान लिया जाएगा, कोई विवाद नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ तो निर्धारित किया जाएगा ना
कि किसको खाकी वाले को पुलिस वाला माना जाएगा। हम्म। तो जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है अपने आप में अधूरा एक्ट है। यह कह तो दिया कि भाई चलो कोई विवाद नहीं होगा, आज 15 अगस्त 1947 की तारीख पे जो भी है उसका करेक्टर नहीं बदला जाएगा, लेकिन करेक्टर निर्धारित कैसे होगा, यह सवाल कांग्रेस ने अधूरा छोड़ दिया। और इसी सवाल का जवाब चंद्रचूड़ साहब ने दिया था कि भाई पद कुछ तो रखो स्टैंडर्ड खाकी का, कि भाई किसको सिपाही समझा जाएगा, किसको दरोगा समझा जाएगा, कि खाकी हर कोई पहन के आ जाएगा और अब उस पर सवाल नहीं होगा। तो वही चीज उन्होंने कहा कि करेक्टर तो डिसाइड हो। अगर कहा जाए कि 15 अगस्त 1947 से नहीं होगा तो भाई पहले पता तो चले क्या चीज है। दुनिया की क्या कोई ऐसी मस्जिद को स्वीकार किया जा सकता है जिसके अंदर शिवलिंग हो? क्या कोई ऐसी मस्जिद स्वीकार किया जा सकती है जिसके अंदर बरगद के पेड़ हो, कुआं हो, घंटियां लगी हों, गुंबद पे संस्कृत के श्लोक लिखे हों, त्रिशूल का निशान बना हो? दुनिया की एक भी मस्जिद या कोई भी ढांचा इस चीज को स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि अगला जो ढांचा है वह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, पहले निर्धारित करोगे तब तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को आप अप्लाई करोगे। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में अधूरा एक्ट है, मेरा कहना है। और हो सकता है इस बात पे जब बहस हो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये बात रखा जाए कि दिस इज अ इनकम्प्लीट एक्ट, जो राइट तो आपका ले लेता है लेकिन उस करेक्टर को डिसाइड करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। पर सर, सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ये एक्ट लाया गया था 1991 में। कांग्रेस को बड़ी देर बाद 15 अगस्त 1947 में आजादी मिलने के बाद कितने साल लग गए इसको बनाने में। मतलब सोची समझी रणनीति शायद ये थी कि उस वक्त अयोध्या वाला मामला चल रहा था तो उनको लगा कि ये पास कर देंगे तो अयोध्या में कभी राम मंदिर बनेगा ही नहीं। मंशा तो ये रही होगी ना इसके पीछे। इसके पीछे मेन मंशा यही थी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को अपार समर्थन मिला चारों तरफ देश में, रथ यात्रा में, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को कवर किया और पूरे भारत में जो एक अलख जगाई। आज जो भी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कमल खिला है या भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में हैं, या फिर कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था जो बूम कर रही है धर्म के नाम पर। लोग कहते हैं ना धर्म से क्या होगा, आप रोजगार की बात करिए, मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं। मैं अयोध्या की फ्लाइट में कल बैठा था और उस फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं थी और उस फ्लाइट में 98% जो थे बाहर के लोग थे। अयोध्या में जब मेरी फ्लाइट लैंड की, क्योंकि मैं तो यहाँ का भी डायलेक्ट पहचानता हूँ, एक भी आदमी नहीं मिला जो मेरी लोकल भाषा में बात करे। कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है। और जब कुहासे का समय है और बुधवार का दिन था, ये भी नहीं कह सकते सैटरडे संडे का दिन है, फ्लाइट पूरी भरी हुई आ रही है। आप प्रयागराज में जाइए, बड़े बड़े होटल जो हैं वहां पे 70-70 हजार रुपए किराया है इस समय। रेत में बने हुए टेंट सिटी के किराए 30-30 हजार आईआरसीटीसी के होटल के हैं। तो ये जो धर्म से जुड़ी हुई हमारी अर्थव्यवस्था आज हम देख रहे हैं, इस सभी की देन अगर कोई है तो मैं मानता हूं लाल कृष्ण आडवाणी जी की हुई रथ यात्रा और अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिश्रम है, जिसके चलते पूरा सनातन समाज आज इस बात को समझा है कि धर्म से जुड़ के हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। आज अयोध्या में देख रही हैं टूरिस्ट की संख्या कितनी हो रही है। प्रयागराज में देख लीजिए, पहले दिन करने वाले 1,65,00,000 से ज्यादा लोग थे। फिर आप मकर संक्रांति पे देख लीजिए, अमृत स्नान करने के लिए सोचे 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। तो रिकॉर्ड ही बनता जा रहा है, हर दूसरे दिन रिकॉर्ड बन रहा है नया नया। 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान है। 29 तारीख को सी टाइप के होटल में भी कमरे खाली नहीं है। और जो मैंने बताया 4 स्टार इकलौता होटल है, उसका किराया एक दिन का 70,000 रुपए, सामान्यतः 16,000 उसके कमरे का रेंट होता है। लेकिन 29 तारीख को बुकिंग ही नहीं ले रहा है ही नहीं। 28 को आपका 70,000 का कमरा मिल रहा है, 30 को 70,000 का कमरा मिल रहा है, लेकिन बाकी 29 के लिए तो बुकिंग ही नहीं है उस 4 स्टार होटल में। क्योंकि मौनी अमावस्या 28 तारीख को शाम से शुरू हो जाएगा ना स्नान। बिल्कुल। और 29 तारीख को शाम 7 बजे तक रहेगा, तो लोग तो पहले ही पहुंच जाएंगे। और 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे स्नान के लिए। तो आप देखें ना, हमारी धर्म से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है
इसको हम इनकार नहीं कर सकते। कितना बड़ा रोजगार क्रिएट हुआ है, अयोध्या में जॉब क्रिएट हुए है, बनारस में जॉब क्रिएट हुआ है, प्रयागराज में जॉब क्रिएट हुआ है, मथुरा में जॉब क्रिएट हुआ है, टैक्सी वालों को रोजगार मिला है, बैटरी रिक्शा वालों को रोजगार मिला है। तो आदमी इस चीज को पहचान के अपने सनातन से क्यों नहीं जुड़ेगा, और उस व्यक्ति को सबक क्यों नहीं सिखाएगा जो इस सब चीजों के बीच अड़ंगा डालता रहा इतने सालों से। जब एक अयोध्या में बैठा हुआ बैटरी रिक्शा वाला 4 किलोमीटर के 200 रुपए खुशी खुशी पाता है, जबकि सामान्यतः उसको लोग 20 रुपए भी लोकल लोग देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन टूरिस्ट आता है तो उसे 200 रुपए देता है। तो वह उस अयोध्या के नगर निगम के निर्णय के साथ रहेगा, उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ रहेगा, कि इन लोगों के साथ रहेगा जो इस चीज को अड़ंगा डालने के लिए पीछे पड़े थे। पूरे अयोध्या का मनोबल टूटा था जिस दिन यह नतीजा आया था कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हार गई। थोड़ा सा इत्तेफाक से उस समय कम ही हुआ था जी। फैजाबाद से हारी थी, अयोध्या तो बीच में एक यूनिट आता है, तो लोगों ने उसको अयोध्या की सीट करार दे दिया, हालांकि वो अयोध्या की सीट नहीं है, वो फैजाबाद की सीट थी। देखिए, मेरे से गलती हो जाती है क्योंकि फैजाबाद का तो अस्तित्व ही नहीं है, केवल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अस्तित्व है। और बड़ा अच्छा लगा कि एक छोटा सा अनुभव मैं और जोड़ दूं कल की बात का अपना, जो है कि जब मैंने फोन पे ऐसे घर फोन करके कहा मैं फैजाबाद आ गया हूं, तो पीछे से कुछ लोगों ने कहा भाई साहब अयोध्या है। अब हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, आपने मुझको करेक्ट कर दिया। हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि हवाई पट्टी जो थी जहां पे एयरपोर्ट बना है वो पहले फैजाबाद एरिया में आता था। अच्छा। जो पुराना फैजाबाद हुआ करता था, जो अब खत्म हो गया, कूड़े बाहर में चला गया, उसकी बात मत किया जाए। लोगों की जबान पे अब वो पुराने नाम है भी नहीं, किसी के मुंह से इलाहाबाद नहीं निकल रहा है, किसी भी के मुंह से फैजाबाद नहीं निकल रहा है। यह सनातन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हिंदू छोटे मोटे उदाहरण भले आ जाएं जिसमें कि थोड़ी सी निराशा हो, लेकिन आज एक होकर के इस चीज को समझ रहा है और सरकार जो फैसले ले रही है उसके भी साथ खड़ा हो रहा है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंजाब से सिख समाज के लोग, बहुत सारे लोग थे उस हवाई फ्लाइट में। उन्होंने कहा जिस सिख समाज को कभी कांग्रेस ने सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा है, वह समाज आप बड़े परिवार से जुड़ गया है, वो अपने आप को सनातन परिवार का हिस्सा समझ रहा है। अरे जिनको लेकर राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि क्या कोई सिख पगड़ी पहन सकता है, कड़ा पहन सकता है, गुरुद्वारे जा सकता है, राहुल गांधी विदेश में बैठकर यही तो राग अलाप रहे थे अभी अब मार्च अप्रैल के महीने में। सोचिए, और आप बता रहे हैं कि मैंने तो ऐसी तस्वीरें देखी कि कितने सारा सिखों का जत्था प्रयागराज पहुंचा हुआ है हर हर महादेव कहते हुए। अंजू जी, कांग्रेस ने देश को तोड़ने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता है सुपारी ले रखी थी क्या? नहीं तो हमारा सिख समाज जो सेना में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, उसको माइनॉरिटी का घुनघुना पकड़ा के हिंदू समाज सनातन से अलग करने की कोशिश की। जैन समाज को माइनॉरिटी का घुनघुना पकड़ा के अलग करने की कोशिश की। लेकिन खूबसूरती क्या है कि सिख समाज देश के लिए अपना खून देता है, फौज में जाकर के बहाता है। जैन समाज का सिपाही बाप बेटे दोनों राम मंदिर की लड़ाई लड़े हैं, वाराणसी की लड़ाई लड़े हैं, मथुरा की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी तो विष्णु जैन जी ने याचिका डाली हुई है इसी के लिए, 91 वाले एक्ट के लिए, कि टाइमलाइन चेंज करो, वो भी तो है। तो सभी मामलों में अपना जैन समाज अपने आप को हिंदू समाज का हिस्सा समझ के खड़ा हो रहा है। तो हम सब जब एक परिवार के हिस्सा हैं, कांग्रेस ने हम लोगों को बांटने की कोशिश की और शायद वो निराश हो रही है इसी बात को लेकर के कि अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जिसको खुद ही उसने अपने हिंदू कोड बिल में, जो हिंदू कोड बिल था, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट सुनेंगी तो हिंदू मैरिज एक्ट में जहां प्रोविजन है वह हिंदू की जब डिफिनेशन दी जाती है तो जैन, बौद्ध, सिख तीनों को हिंदू में रखा जाता है। अच्छा, लीगल 1956 के कानून में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब बीजेपी पावर में नहीं थी, भाजपा कहीं नहीं थी। 1956 के कानून में हिंदू की डिफिनीशन में जैन, बौद्ध, सिख रखे हुए। क्यों? क्योंकि हमारी कल्चर एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे यहाँ पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, शरीर को जलाया जाता है मृत्यु के उपरांत, ये सारी चीजें हमारी कॉमन है। तो हमारी कल्चर एक है, हम नदियों को महत्व देते हैं।
तो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, आपने भी सुना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। कोर्ट ने भी कहा था। तो इस बात को कांग्रेस अपने को ही झुठला रही है। तो जब आप अपने को ही झुठलाओगे तो आपका घर कितने दिन चलेगा? पर सर, अब इस मामले में आपको क्या लगता है, ये जो एक तो सही कह रहे हैं दिल्ली के चुनाव तो हैं ही, लेकिन आप सोचिए देश में आस्था का मतलब सैलाब आया हुआ है, हाँ? प्रयागराज में कितने सैलानी, कितने तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं, हर कोई डुबकी लगाना चाहता है गंगा में। वो बात अलग है, कुछ लोग हरिद्वार में लगा रहे हैं, पता नहीं वो हरिद्वार था भी या नहीं, सिर्फ ऊपर पीछे चांदी नजर आ रहा था मुझे, इससे ज्यादा तो कहीं मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई कि वो डुबकी लगा रहे हैं हरिद्वार में, लेकिन वहां तक लगाने चले गए हैं। पर सर, इस टाइम पे इस तरह की याचिका का समर्थन करना या इस कानून का समर्थन करना कांग्रेस के लिए तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी इस मामले में, आपको लगता है या नहीं? ये सेल्फ गोल है अंजू जी, सेल्फ गोल है। जो कुछ बचा है वो भी खत्म होना है। क्योंकि ये देखिए, जो दिल्ली वाला है ना, ये बड़ा शातिर है। ये मौका देख के अयोध्या भी हो आता है, भले जाता है अपने केस की पैरवी में या किसी काम से, लेकिन वहां भी अपनी हाजिरी लगा आता है। बड़े बुजुर्गों को ट्रेन में बैठा के भेज देता है, जाओ अयोध्या तीर्थ यात्रा करके आओ। ये अपने आप को जाता भले है अपने शांति समुदाय के पास, उनकी बातें भी सुनता है, उनके लिए करता भी है, लेकिन अपने आप को इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ता है कि 80% को छोड़ दिया जाए। जब आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन को छोड़ करके इस तरह की हरकत करोगे तो आप आज की पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकते, जहां देश में धार्मिक पुनर्जागरण आज अपने शीर्ष स्तर पे है। आज देखिए, गोवा में टूरिस्ट की बजाय जो है अयोध्या में टूरिस्ट का फाल बढ़ रहा है। आज आप सोशल मीडिया पे पोस्ट बता दीजिए, कितने लोग ताजमहल के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवा के डालते हैं। आज नए कपल अगर शादी करते हैं तो पहले दिखाते हैं काशी हमने दर्शन किए, प्रयागराज हमने दर्शन किए, अयोध्या दर्शन किए, तिरुपति बालाजी दर्शन किए, मेहदीपुर बालाजी दर्शन किए। ताजमहल उस जगह पे जाकर के कोई नहीं डालता। तो पर अब इस मामले में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था केंद्र सरकार जब तक अपना हलफनामा दायर नहीं करेगी हम इस मामले पर कुछ कह नहीं सकते, कोई फैसला भी नहीं सुना सकते। अब आपको क्या लग रहा है कांग्रेस के मैदान में कूदने से, क्योंकि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कूदी है, क्या लगता है आपको सुनवाई जब भी होगी इस मामले की, जितनी जल्दी होती है, किस तरफ हवा बहती दिखती है आपको सेकुलरिज्म के झंडे तले? कांग्रेस की स्ट्रेटजी के अंजू जी दो हिस्से हैं। अगर कांग्रेस को लगेगा कि मामला लंबा खिंच रहा है तो खींचने देगी, और अगर जल्दी होगा कुछ फैसला इसमें लगेगा उसको कि जल्दी से डिसाइड होने वाला है, तो जानबूझ के लंबा खींचेगी इस मामले को। किसी न किसी तरह अपनी कोशिश करेगी कि जैसे राम मंदिर पे फैसला न आने पाए, उसी तरह चाहेगी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी फैसला न आने पाए, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी ढाल इस समय यही है। और मुस्लिम समाज को गुमराह उसी एक्ट के नाम पे सबसे ज्यादा कर सकती है कि देखो जी, हम आपके लिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम आपके सबसे बड़े मददगार हैं। ठीक है, तो इस मामले को कांग्रेस प्रवेश ही इसलिए किए इस मैटर में कि इस मैटर को लंबा खींच करके एक मुद्दा अपने लिए रखा जाए, जिंदा रखा जाए, जिससे कि आने वाले हर चुनाव में चाहे जहां भी हों, हम कम से कम मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा बन करके कह सकें कि देखो जी हम हैं। उनको ओवैसी से कुछ प्रेरणा मिली होगी कि चलो भाई, ओवैसी अगर आ रहा है हैदराबाद से इस मामले में कूदने के लिए, तो हमें तो दिल्ली में वकीलों की फौज है। और आप देखिए किसी वेणुगोपाल जी बैठ गए हैं इस मैटर में जो है आकर के। और सर, लोगों को तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कोर्ट में कि इसका फैसला चुनाव से पहले नहीं आना चाहिए, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कैसे लिंगर ऑन करवाया था उस मामले को, सालों से कांग्रेस की रणनीति के चलते ही तो ये मामला लटकता जा रहा था। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, अटकाना लटकाना भटकाना। तो कांग्रेस को लगा है कि अगर मान लो विपक्षी टीम इसको नहीं लटका सकती है तो कम से कम हम तो लटका लें, हम तो आ जाएं इसके अंदर। हम आ जाएंगे तो किसी न किसी कारण पे 2-4 डेट तो खींच ही लेंगे। और एक सच्चाई ये भी है कि इस समय जो चीफ जस्टिस हैं उनका कार्यकाल मुझे लगता है अप्रैल में खत्म होने वाला है, अप्रैल या मई में। और फिर जो दूसरे चीफ जस्टिस आने वाले हैं उनका भी 6 महीने का ही है। तो इनको पता है कि जब तक कोई जज इस मामले में इंटरेस्ट लेगा तब तक तो उसका रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। बिल्कुल। और कोई भी जज अभी तक नहीं है जो लंबे समय कार्यकाल वाला हो। तो कम से कम साल भर के लिए एक
मसाला तो है ही उनके पास चुनाव के मैदान में जाने के लिए, और इसलिए इस मामले को लटकाएगी कांग्रेस। मैं दावा कर रहा हूं कांग्रेस अगर लगेगा इस मामले में कि निर्णय आ रहा है, इस मामले को खींच करके ले जाएगी और 2-3 साल तक आराम से जिंदा रखेगी। चलिए सर, अब देखते हैं कि किस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सच में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको कुछ फायदा होता भी है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि उसी के मद्देनजर ये टाइमिंग जो है उसी तरफ इशारा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जब तक केंद्र सरकार इस बारे में हलफनामा दायर नहीं करती तब तक हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो पहले तो ये सवाल है कि केंद्र सरकार इस बारे में हलफनामा कब दायर करेगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है केंद्र सरकार के पाले में गेंद को गए हुए। तो ये सारी चीजें ऐसी जो तय करेंगी कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ये कदम उठा रही है, ये तो साफ है। आपने सर समय निकाला, विस्तार से इस विषय में तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।